Hello and welcome to the first episode of Bear With Me. If you are somebody who likes having hair on their body, then this video is not for you. Sorry. पर अगर आपको बॉडी हेयर अनकंफर्टेबल, अनएस्थेटिक या जस्ट जनरली डिफिकल्ट टू मैनेज लगते हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है. बिकॉज इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट लेजर हेयर रिमूवल. और इस वीडियो से आई एम गोइंग टू हेल्प यू फिगर आउट वेदर यू शुड कंसिडर लेजर हेयर रिमूवल और नॉट. सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स. भाई ये लेजर हेयर रिमूवल है क्या? लेजर हेयर रिमूवल एक ऐसी हेयर रिमूवल टेक्निक है जो नॉन इन्वेसिवली यानी बिना किसी सर्जरी के आपके बालों को ऑलमोस्ट परमानेंटली रिमूव कर सकती है. नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट हियर इज दैट इट्स ऑलमोस्ट परमानेंट, क्योंकि ये ट्रीटमेंट आपके बालों की डेंसिटी और थिकनेस रिड्यूस करता है सो दैट व्हेन दे रीग्रो दे आर थिनर एंड लाइटर. मतलब अगर आपकी बॉडी पे अनिल कपूर की तरह सुरक्षित घने काले बाल हैं तो इस ट्रीटमेंट से वो हल्के और लाइटन हो जाएंगे. ये ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट परमानेंट इसलिए भी है क्योंकि इसमें कुछ मेंटेनेंस सेशंस लग सकते हैं. बट टू बी ऑनेस्ट अगर आप हर हफ्ते शेव या ट्रिम कर रहे हैं या हर महीने वैक्स कर रहे हैं तो उतनी मेंटेनेंस नहीं लगेगी, क्योंकि लेजर की मेंटेनेंस नॉर्मली साल में एक बार लगती है. तो लेजर हेयर रिमूवल काम कैसे करता है? तो बेसिकली इस ट्रीटमेंट में लेजर बीम्स यूज की जाती हैं. अब अगर लेजर बीम्स को बहुत सिंपल तरीके से समझाना हो तो दे आर वेरी हाई पावर्ड लाइट बीम्स जिनसे हीट जनरेट होती है. अब हेयर जो है वो हेयर फॉलिकल्स से ग्रो करते हैं जहां आपके बालों की रूट्स हैं. इस ट्रीटमेंट में लेजर से आपके हेयर फॉलिकल को टारगेट करके उसे हीट से डैमेज किया जाता है ताकि वहां पे हेयर ढंग से रीग्रो ना हो पाए. और इस ट्रीटमेंट में मल्टीपल सेशंस लगते हैं क्योंकि हर सेशन में हर फॉलिकल कंप्लीटली डैमेज नहीं हो सकता. नाउ बिफोर आई टेक यू थ्रू एन एक्चुअल इन क्लिनिक स्टेप बाय स्टेप ब्रेकडाउन ऑफ द एंटायर लेजर हेयर रिमूवल प्रोसेस, लेट्स टॉक अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेजर्स इन द मार्केट. अब आपको लेजर की टेक्निकलिटी समझने की जरूरत नहीं है, उस चीज के लिए तो डॉक्टर हैं ही. बट जनरली स्पीकिंग अगर आपकी स्किन लाइट है और आपके बाल ब्लैक या डार्क हैं तो लेजर का काम बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि लेजर बीम आपकी स्किन के अंदर हेयर फॉलिकल के डार्क पिगमेंट या फिर मेलेनिन को टारगेट कर रहा है. मेलेनिन एक नेचुरल पिगमेंट है जो आपकी स्किन को डार्कन करता है और उसे हीट से बचाता है. जो लोग बहुत गोरे या बहुत फेयर होते हैं उनकी स्किन में मेलेनिन कम होता है, और जो लोग डार्क होते हैं उनकी स्किन में मेलेनिन ज्यादा होता है. इसीलिए शायद आपने नोटिस किया होगा कि अमेरिकन या यूरोपियंस की स्किन सन में बहुत जल्दी जल जाती है और इंडियंस की स्किन बिना सनस्क्रीन के भी नॉर्मली आसानी से सनबर्न नहीं होती. अगर आपकी स्किन बहुत गोरी है और आपका हेयर कलर बहुत डार्क तो एक कम नैनोमीटर वेवलेंथ वाला लेजर भी आपके लिए बहुत इफेक्टिव हो सकता है. फॉर एग्जांपल 700 नैनोमीटर्स वेवलेंथ वाला लेजर भी आपके लिए शायद बहुत अच्छा हो. और अगर आपकी स्किन डार्क है तो शायद आपको 900 या 1000 नैनोमीटर वेवलेंथ वाले लेजर की जरूरत पड़े, क्योंकि नॉर्मली वो लेजर्स आपके स्किन के मेलेनिन और हेयर फॉलिकल के मेलेनिन में डिफरेंशिएट कर पाते हैं. बट मोस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट टुडे एक्चुअली यूज अ हाइब्रिड लेजर. या तो वो डायोड लेजर यूज करते हैं जिसमें दो वेवलेंथ के लेजर्स होते हैं ताकि वो थिक और थिन हेयर दोनों को टारगेट कर सके, या फिर अगर आप मेरी तरह लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का लेजर हेयर रिमूवल करा रहे हैं तो आपको क्वाड्रुपल वेवलेंथ यानी चार वेवलेंथ वाली लेजर एक साथ ही मिल जाएगी जो थिक हेयर, थिन हेयर, डार्क स्किन, लाइट स्किन सब पे काम करती है. Another important thing to know about laser wavelength is कि कम वेवलेंथ वाली लेजर थिक हेयर को इजीली टारगेट कर सकती है पर थिन हेयर पे कम इफेक्टिव होती है. बट हाई वेवलेंथ वाली लेजर थिन या पतले बालों के लिए बेटर होती है. जनरली डायोड लेजर और क्वाड्रुपल लेजर मोस्ट स्किन कलर्स और मोस्ट हेयर थिकनेस पे काम करती है. अनदर इंपॉर्टेंट थिंग टू नो इज दैट लेजर जो है वो आपके व्हाइट बालों पे बिल्कुल काम नहीं करेगा. उसका ट्रीटमेंट सक्सेस रेट नेग्लिजिबल रहता है. इसीलिए इट इज रेकमेंडेड कि लेजर हेयर रिमूवल बाल व्हाइट होने के पहले कराया जाए, स्पेशली फॉर फेशियल हेयर. बिकॉज अगर आपको बियर्ड की परमानेंट शेपिंग करानी है और उसमें ग्रे हेयर है तो वो ग्रे हेयर रिमूव नहीं होंगे. तो एक एक्चुअल लेजर हेयर रिमूवल का सेशन कैसे जाता है, let me show you. The first step is actually marking the areas जहां पे आपको लेजर हेयर रिमूवल कराना है, and then dermatologist फिगर करते हैं कि किस एरिया में कितनी इंटेंसिटी से लेजर देना है. जहां से मैंने ट्रीटमेंट कराया है वहां पे डर्मेटोलॉजिस्ट सेशन में नहीं थे. मेरे सेशंस ट्रेन थेरेपिस्ट ने किए थे जो कि लेजर हेयर रिमूवल के एरियाज मार्क करते थे, फिर उनकी फोटो खींच के डर्मेटोलॉजिस्ट को भेजते थे और डर्मेटोलॉजिस्ट फोटो देख के बताते थे कि मशीन की सेटिंग्स क्या होनी चाहिए, और फिर थेरेपिस्ट उन सेटिंग्स के हिसाब से लेजर शॉट्स डिलीवर करते थे. सबसे पहले आपका थेरेपिस्ट आपकी स्किन को क्लीन करता है एंड दे मेक श्योर इट्स डन विद अ नॉन इरिटेटिंग क्लेंजर, क्योंकि अगर उस क्लेंजर में बहुत ज्यादा अल्कोहल हुआ तो आपकी स्किन ऑलरेडी बहुत इरिटेट हो जाएगी और लेजर ट्रीटमेंट में प्रॉब्लम्स आएंगे. और सेकंड स्टेप जो कि बहुत ही ज्यादा बोरिंग है इज शेविंग. आप वहां पे 2 घंटे बैठे रहते हो और वो आपकी बॉडी को शेव करते रहते हैं. स्पेशली फर्स्ट फ्यू सेशंस में जब आपकी बॉडी पे बहुत ज्यादा थिक बाल होते हैं तो शेव करने में बहुत टाइम लगता है. मेरे फर्स्ट सेशन में शेव करने में 3 घंटे लगे थे और उसके बाद लेजर करने में 2. फाइनली शेव करने के बाद एक लिमिटेड एरिया पे कूलिंग जेल लगाया जाता है, क्योंकि लेजर बीम बहुत गर्म होती है और आपकी स्किन को बर्न कर सकती है. ये कूलिंग जेल बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आपकी स्किन पे डायरेक्ट हीट ना पड़े. फिर उस एरिया पे लेजर गन यूज करके मल्टीपल लेजर शॉट्स दिए जाते हैं एंड ये शॉट्स मल्टीपल पासेस में दिए जाते हैं, क्योंकि एक सिंगल पास में हो सकता है वो शॉट हर हेयर फॉलिकल को हिट ना करे.
अगर आपकी हेयर डेंसिटी बहुत ज्यादा है तो जितने ज्यादा पासेस और जितने ज्यादा शॉट्स उतना बेटर। फिर एक एरिया पे लेजर शॉट्स डिलीवर करने के बाद वहां से जेल रिमूव करते हैं, दूसरे एरिया पे लगाते हैं एंड द सेम प्रोसेस इज फॉलोड अगेन एंड अगेन। पूरी बॉडी पे लेजर होने के बाद आप रेजिडुअल जेल जो है उसको क्लीन ऑफ करके आफ्टर केयर करते हैं। आफ्टर केयर में नॉर्मली आप मॉइस्चराइजिंग लोशंस यूज करते हैं और एंटी बैक्टीरियल क्रीम्स यूज करते हैं ताकि आपको लेजर के साइड इफेक्ट्स ना हो। सो व्हाट आर द साइड इफेक्ट्स ऑफ लेजर हेयर रिमूवल? अगर आप लकी हैं और आपकी स्किन सेंसिटिव नहीं है तो साइड इफेक्ट्स लिमिटेड होंगे, बट अगर आपकी स्किन भी मेरी तरह सेंसिटिव है then there might be a lot of side effects. Just for context, मेरी स्किन इतनी सेंसिटिव है कि जब मैं लूफा से नहा के बाहर निकलता हूँ तो पूरी स्किन रेड हो चुकी होती है, और नॉर्मली मेरे लेजर सेशन के बाद भी मेरी स्किन पूरी रेड ही होती है। बट लकीली मेरी सेंसिटिव स्किन भी आज तक कभी लेजर से बर्न नहीं हुई, which is the biggest side effect. अगर लेजर ट्रीटमेंट सही से डिलीवर नहीं किया गया हो तो आपकी स्किन जल भी सकती है, बट दिस इज अ वेरी वेरी रेयर थिंग, और अगर आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो इसके चांसेस नेग्लिजिबल है। द सेकंड साइड इफेक्ट इज पिगमेंटेशन, जो कि ऑलमोस्ट सबको हो सकता है। बेसिकली लेजर ट्रीटमेंट आपकी स्किन को भी कुछ लेवल तक इंपैक्ट करता है, विच कुड बी अ प्लस बिकॉज हो सकता है कि आपकी स्किन के अनइवन कलर्ड एरियाज सेम कलर के हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके अंडर आर्म्स आपके आर्म से डार्क है तो कभी कभी लेजर से वो लाइटन होकर स्किन टोन से क्लोजर हो जाते हैं, बट इसके नेगेटिव्स भी हो सकते हैं। अगर आपकी स्किन टोन डार्क है तो हो सकता है कि वो पैचेस में लाइटन हो जाए जो आपके नेचुरल स्किन कलर से अलग लगे। मेरे केस में मेरे हाथ पे एक डार्क बर्थ मार्क था जो कि मल्टीपल लेजर सेशंस कराने की वजह से बहुत लाइट हो गया, तो एक एक्चुअल आइडेंटिफिकेशन मार्क फेड हो गया। बट द बिगेस्ट एंड मोस्ट अनोइंग साइड इफेक्ट इज बॉयल्स एंड इनग्रोन हेयर। बिकॉज लेजर आपकी स्किन को हीट कर रहा है, उससे इरिटेट होकर आपकी स्किन पे ब्लिस्टर्स या बॉयल्स आ सकते हैं, जिन्हें अगर सही से मैनेज नहीं किया गया तो दे कैन लीव मार्क्स ऑल ओवर योर बॉडी। ऑल्सो कुछ लोग कहते हैं कि वैक्सिंग कराने से या शेविंग करने से इनग्रोन हेयर हो जाते हैं और लेजर में वो प्रॉब्लम नहीं होती, बट लेट मी बी ऑनेस्ट, लेजर में भी वो प्रॉब्लम होती है। व्हेन योर हेयर इज ग्रोइंग बैक फ्रॉम द डैमेज्ड फॉलिकल तो इनग्रोन हेयर का चांस भी काफी हाई रहता है। So what are the precautions you can take to minimize the side effects before and after the treatment? Before the treatment एक डेमो सेशन करा लीजिए जिसमें आप अपनी स्किन के एक पैच पे लेजर करा रहे हैं, नॉर्मली ऐसी जगह पे जो मोस्टली कपड़ों से कवर्ड रहती है। इससे आपको फुल सेशन कराने के पहले पता चल जाएगा हाउ इज योर स्किन एंड हेयर रिस्पॉन्डिंग टू द ट्रीटमेंट। सेकंड इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन इज कि हेयर रिमूवल कराने के कुछ टाइम पहले कुछ वैक्सिंग, ट्रिमिंग, शेविंग बिल्कुल मत करो, बिकॉज उससे आपके डर्मेटोलॉजिस्ट या थेरेपिस्ट को आपकी एक्चुअल हेयर ग्रोथ नहीं दिखेगी एंड दे माइट नॉट बी एबल टू फिगर आउट कि आपके लिए सही लेजर सेटिंग्स क्या है। थर्ड इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन इज कि ट्रीटमेंट के कुछ टाइम पहले तक अपनी स्किन को सन से ज्यादा एक्सपोज ना करें, क्योंकि अगर आपकी स्किन सन एक्सपोजर की वजह से डैमेज या सेंसिटिव हो गई है तो लेजर की वजह से वो और इरिटेट हो सकती है। ये थे प्री ट्रीटमेंट प्रिकॉशंस, बट देयर आर अ लॉट ऑफ पोस्ट ट्रीटमेंट प्रिकॉशंस दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो ट्रीटमेंट के बाद सबसे पहले तो अपनी स्किन को बहुत प्रोटेक्ट करके रखना है। अगर आपको नहाना है तो बिना स्क्रबर और बिना लूफा के नहाना है, और नहाने के टाइम पे केमिकल वाले सोप्स और बॉडी वॉश नहीं यूज करने। नॉर्मली 24 to 48 आवर्स तक आपको बॉडी पे केमिकल क्लेंसेस नहीं लगाने। ऐसे केस में द बेस्ट थिंग टू डू इज ओनली शावर विद वाटर। आप पानी के अलावा और कुछ भी यूज मत कीजिए। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्विमिंग पूल में डुबकी मार सकते हैं, बिकॉज स्विमिंग पूल, वाटर पार्क्स, इन सब में क्लोरिनेटेड वाटर होता है और वो क्लोरीन आपकी स्किन को इरिटेट कर सकता है। सेकंड, आपको डेली अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करना पड़ेगा और एक एंटी बैक्टीरियल क्रीम भी लगानी पड़ेगी। साथ में आपको हैवी फिजिकल एक्टिविटी जैसे स्पोर्ट्स या जिम अवॉइड करना है, बिकॉज उसकी वजह से 1, यू माइट स्वेट अ लॉट, जिससे आपकी बॉडी पे बैक्टीरिया बिल्डअप हो सकता है, एंड मोर इंपॉर्टेंटली 2, आपकी स्किन आपस में रब होके चेप हो सकती है और इरिटेट हो सकती है। यू ऑल्सो हैव टू मेक श्योर कि अगर आप धूप में बाहर निकल रहे हैं तो आपकी बॉडी के एक्सपोज्ड एरियाज पे SPF 50+ का सनस्क्रीन लगा हुआ है। ऑल्दो अगर आपने लेजर नहीं कराया तो भी ये जनरली अच्छी एडवाइस है। यू ऑल्सो हैव टू मेक श्योर कि ट्रीटमेंट के कुछ दिन बाद जब आपके बाल वापस ग्रो करें तो आप उन्हें शेव, ट्रिम या वैक्स नहीं कर रहे हैं। दिस इज बिकॉज ट्रीटमेंट के इमीडिएटली बाद आपके बाल वापस नॉर्मल हेयर की तरह रीग्रो करना शुरू करेंगे एंड देन दोस फॉलिकल्स विल टर्न इनटू फॉलिकल्स एंड फॉल ऑफ। सो ट्रिम, शेव, वैक्स करने से आप ये साइकिल को डिस्टर्ब कर देंगे। और अगर आपको लगता है कि लेजर के बाद आपकी स्किन बहुत इरिटेट हो गई है या उसके ऊपर ब्लिस्टर्स या बॉयल्स आ रहे हैं तो यू शुड डेफिनेटली कॉल योर डर्मेटोलॉजिस्ट इमीडिएटली एंड लेट देम नो। ऐसे केस में वो आपको नॉर्मली स्पेशल क्रीम्स या स्पेशल ऑइंटमेंट्स प्रिस्क्राइब कर देंगे जो आपके लिए स्पेसिफिकली बेटर काम करेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कॉस्ट। हाउ मच डज इट कॉस्ट टू गेट लेजर हेयर रिमूवल? नॉर्मली अगर आप लेजर हेयर रिमूवल कराएं तो आपका लाइफ टाइम एक्सपेंस 1.5 से 3 लाख रुपए तक हो सकता है, जो आई नो सुनने में बहुत महंगा लगता है। और अगर आप बॉडी हेयर शेव या ट्रिम कर रहे हैं तो ये एक्सपेंसिव है भी, बिकॉज शेविंग और ट्रिमिंग का एक्सपेंस इससे दूर दूर तक मैच नहीं होगा। बट अगर आप अपनी बॉडी को रेगुलरली वैक्स कराते हैं देन लेजर माइट एक्चुअली बी अ चीपर ऑप्शन। अगर आप हर महीने अपनी बॉडी वैक्स कराते हैं और एक फुल बॉडी वैक्स सेशन 5,000 का है एंड अज्यूमिंग कि आप 25 इयर्स तक अपनी बॉडी वैक्स कराते रहेंगे तो 5,000 into 12 months into 25 years is approximately 15 लाख रुपीस, जो आप 25 इयर्स में स्प्रेड आउट करके स्पेंड करेंगे। अगर इसको एनुअली ब्रेक डाउन करें
तो आप हर साल 60,000 रुपीज बॉडी हेयर रिमूवल पे स्पेंड कर ही रहे हैं। वही अगर आप लेजर पे 2.5 लाख रुपए खर्चते हैं जो आपको 25 साल तक रिजल्ट देगा, तो आप साल में करीब 20,000 रुपए ही खर्च रहे हैं। बट द कैच इज कि लेजर में आपका मेजर खर्चा पहले 2 साल में हो जाएगा। तो अगर एक साथ उतने पैसे देना आपको चैलेंजिंग लग रहा है तो इट विल सीम दैट लेजर इज मोर एक्सपेंसिव। सो मेरे हिसाब से कॉस्ट वाइज वैक्सिंग और लेजर में लेजर इज डेफिनेटली बेटर, बट शेविंग एंड ट्रिमिंग आर स्टिल द मोस्ट अफोर्डेबल ऑप्शंस ऑन द मार्केट। और एक चीज मैं क्लियरली बता दूं, पेनलेस लेजर हेयर रिमूवल कुछ नहीं होता है। अगर आपको एनेस्थीसिया लगा है और पेन नहीं हो रही तो समझ आता है, बट अगर आपको एनेस्थीसिया नहीं लगा है और आपको पेन नहीं हो रही तो मोस्ट लाइकली आपका ट्रीटमेंट इतना इफेक्टिव नहीं, क्योंकि एक सुपर हीटेड लेजर बीम लिटरली आपके बॉडी में हेयर फॉलिकल्स को जला रही है। अगर वो दर्द नहीं करेगा तो कुछ अबनॉर्मल है। अब कुछ बॉडी पार्ट से पेन कम होगा जैसे लेग्स या आर्म्स, और कुछ बॉडी पार्ट जैसे चेस्ट पे तो चीखें निकल जाती हैं। पर्सनली मेरी पेन टॉलरेंस ठीक ठाक है कि बिना एनेस्थीसिया के ट्रीटमेंट ले सकता हूँ, लेकिन जब फर्स्ट सेशन में चेस्ट पे लेजर पड़ता है ना, मेरी भी चीखें निकल गई थी भाई। और बिकिनी एरिया के बारे में तो पूछो मत। तो अब ये सारा ज्ञान एक तरफ रख के इंपॉर्टेंट बात पे आते हैं। शुड यू कंसिडर लेजर हेयर रिमूवल? अगर आप एक्टर हैं, मॉडल हैं, बॉडी बिल्डर हैं और आपके प्रोफेशन की रिक्वायरमेंट है कि आपकी बॉडी पे हेयर ना हो, देन यू शुड डेफिनेटली कंसिडर लेजर हेयर रिमूवल। इससे आपका लॉन्ग टर्म में टाइम और पैसा दोनों बचेगा। अगर आपकी हेयर ग्रोथ बहुत डेंस है और आप बहुत हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट में रहते हैं एंड इट जस्ट मेक्स यू वेरी अनकंफर्टेबल, तो आप कुछ सेशंस करवा के अपनी हेयर की डेंसिटी कम कर सकते हैं, व्हिच विल मेक योर लाइफ मोर कंफर्टेबल। अगर आपकी थिंकिंग मेरी तरह है कि मैं एक ही बार में टाइम और मनी इन्वेस्ट करके इस रेकरिंग कंसर्न को एक बार लॉन्ग टर्म के लिए रिजॉल्व कर दूं, तो भी आपको लेजर कंसिडर करना चाहिए। और अगर आपको वैक्सिंग जैसे रिजल्ट्स चाहिए बट वैक्सिंग की पेन पूरी लाइफ टाइम नहीं झेलनी, तो आप 2 साल लेजर की पेन बेयर करके लाइफ टाइम में वैक्सिंग की पेन से छुटकारा पा सकते हैं। So in that case also you should consider laser. और अगर आप उन लोगों में से हैं जिनकी स्किन वैक्सिंग या शेविंग से बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाती है, then also you should consider laser. अगर आपकी स्किन उतनी सेंसिटिव है तो आपको लेजर में भी प्रॉब्लम आएगी, but it might be less of a struggle in the long term. बट अगर आप शेविंग और ट्रिमिंग में टाइम स्पेंड करने से खुश हैं तो आपको बिल्कुल भी लेजर कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। Right now it will be too expensive और आपके लिए वर्थ नहीं होगा। So that's it guys, that should answer whether you should consider laser hair removal or not. Laser hair removal की और बहुत सारी technicalities हैं, so if you have any questions, please leave them in the comments. I'll make sure कि मैं research करके आप तक सही answers लेके आऊँ। और अगर आप सोच रहे हैं कि आपको लेजर हेयर रिमूवल कहां से कराना चाहिए, then you should definitely subscribe and check out my next video, क्योंकि अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं उस जगह को रिव्यू करने वाला हूं जहां से मैंने अपने 12 सेशंस कराए हैं। Thank you so much for watching guys, and I hope that you will continue to bear with me.